नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बात आज देश की दलित राजनीति की। कई सारे उभरते हुए चेहरे संसद पहुंच गए और कई सारे संसद तो नहीं पहुंच पाए, कुछ चुनाव भी नहीं लड़े, लेकिन दलित राजनीति और दलित विमर्श के केंद्र में आ गए। अब जमाना कांसीराम से आगे जा चुका है। कांसीराम ने जो बिसात बिछाई और कांसीराम ने जिस प्रकार से इस देश की दलित राजनीति को अपने तरीके से मोड़ने की कवायद शुरू की, निश्चय ही वो काबिल तारीफ है। समाज के सबसे वंचित तबके को अधिकारों के लिए जागृत करना, उन्हें गैर बराबरी के खिलाफ चेतनशील बनाना और इन सब से आगे बढ़कर टकराव के रास्ते की जगह समन्वय के रास्ते समाज के दूसरे हिस्सों से अपनी हिस्सेदारी को लेकर, अपनी शुचिता को लेकर, सम्मान को लेकर आगे बढ़ने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद जो मिशन कांसीराम ने चलाया, उस दौर के दूसरे दलित नेता उस पैरामीटर पे कहीं भी खड़े नहीं उतरते। और अब जमाना कांसीराम की का ही नहीं बल्कि उनके बाद वाली जो पीढ़ी थी, उस पीढ़ी से भी अब अगली पीढ़ी के हाथ में जाता हुआ दिख रहा है। मायावती, रामविलास पासवान कुछ राजनीतिक रूप से किनारे हो गए तो कुछ स्मृति शेष बचे हैं। और अब जो हालात दिखाई दे रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती जरूर है, लेकिन दलित राजनीति पर जो मायावती की कभी पकड़ हुआ करती थी, वो पकड़ अब इतनी ढीली हो गई है कि उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के पास सिंगल डिजिट में वोट प्रतिशत आया है। और जिस वक्त बहुजन समाज पार्टी के पास सिंगल डिजिट में वोट प्रतिशत आया है, उस वक्त दलित सियासत सिर्फ बसपा के लिए ही नहीं बल्कि रामदास अठावले भी जैसे कुछ नेता हैं जो दलित विमर्श कम और सत्ता के साथ लोकसभा राज्यसभा किसी बहाने लुटियंस दिल्ली पहुंचने के जुगाड़ में ज्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन अब समाज जागरूक हो चुका है, और जागरूक नहीं हुआ होता तो कभी पीडीए के नारे पर अखिलेश यादव के साथ और राहुल गांधी के साथ जाकर वो समाज वोट नहीं करता। आज दलित समाज जागरूक समाज के रूप में सामने आया है और उसने नेता छोड़ दिए, पार्टियां छोड़ दी, मुद्दे को ऊपर रखा और उस मुद्दे के साथ साथ भारत के संविधान के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा के साथ साथ जिस प्रकार से अपनी वोटिंग प्राथमिकताओं को तय किया, उसने इंडिया गठबंधन के लिए न सिर्फ उम्मीदें जगाई, उसे सत्ता के करीब पहुंचाया। हो सकता है अगले कुछ महीनों में इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए, लेकिन जो दलित विमर्श व्यक्ति केंद्रित ना होकर मुद्दा केंद्रित बनता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद नए नेताओं के आवक के दौर में अब एक बात तो साफ दिखाई दे रही है कि भविष्य चंद्रशेखर रावण का है। चिराग पासवान जैसे नेता उनसे बहुत पिछड़ रहे हैं। आकाश आनंद भी बहुत आगे जाते हुए चंद्रशेखर रावण के सामने दिखाई नहीं देते, क्योंकि चंद्रशेखर रावण ने संघर्ष के बूते, जमीनी संघर्ष के बूते वो मुकाम हासिल किया है। अच्छा चिराग पासवान भी बोलते हैं, अच्छा आकाश आनंद भी बोलते हैं। आकाश आनंद ने एक जज्बा दिखाया भी था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने इन चुनाव के मौके पे उन्हें हटाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पूरा वोट ट्रांसफर, करीब करीब दलित वोटों का बड़ा हिस्सा इंडिया अलायंस के पक्ष में ट्रांसफर हो गया। आकाश आनंद की काबिलियत पर सवाल नहीं है, चिराग पासवान की काबिलियत पर सवाल नहीं है, लेकिन जो मुकाम जिग्नेश मेवानी ने हासिल किया दलित राजनीति में, जो मुकाम चंद्रशेखर आजाद रावण ने हासिल किया अपनी आजाद समाज पार्टी के बूते, वो साफ साफ दिखाई देता है कि उसके पीछे वंशवाद की कोई बेल नहीं थी, उसके पीछे कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था, उसके पीछे जनता के मुद्दों पर, दलित समाज के मुद्दों पर संघर्ष की वो बिसात थी। कांसीराम जिस वक्त हवाई चप्पल पहनकर और साइकिल से घूमकर गांव गांव कस्बे कस्बे पहुंचकर दलित समाज को जागरूक कर रहे थे, उस वक्त कोई कॉर्पोरेट फंडिंग नहीं थी बहुजन समाज पार्टी को। उस वक्त बहुजन समाज पार्टी एक मिशन थी। लेकिन आज बात बहुजन समाज पार्टी की नहीं कर रहे, आज बात नई लोकसभा में चुन कर आए दलित नेताओं की। आप देख रहे हैं अयोध्या से जीत कर आए अवधेश प्रसाद की भी चर्चा हो रही है, लेकिन अवधेश प्रसाद अयोध्या से जीत कर आए हैं इस वजह से एक प्रतीक तो हो सकते हैं, लेकिन दलित राजनीति में जो उनकी उम्र है और जो परिस्थितियां हैं, दलित राजनीति में वो लंबी रेस के घोड़े नहीं है। पार्लियामेंट में सबसे बड़े स्टार के तौर पर उनको दिखाया जा रहा है, उनका हक है,
वो डिजर्व करते हैं। जिस अयोध्या को प्रतीक बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सियासी संभावनाओं को कुलाचे भरवाने का काम किया, उस अयोध्या की धरती पर राम मंदिर के उद्घाटन के 3 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जमीन सुंघा देने का काम अवधेश प्रसाद ने ही किया है और इस प्रकार का सेलिब्रिटी स्टेटस वो डिजर्व करते हैं। लेकिन जरा दूसरे नेताओं को देखिए। चिराग पासवान, क्या कभी दलितों के मुद्दे पर बोलते हुए आपने सुना? जिन्होंने सुना है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक इसी तरह से यदि दूसरे दलित नेताओं की बात करें तो कई सारे राज्यों में अलग अलग इलाकों में वो दिखाई तो देंगे, चेहरे के तौर पर दिखाई देंगे, लेकिन उनकी बहुत ज्यादा अहमियत राजनीतिक तौर पर एक उभरते हुए नेता के तौर पर आपको दिखाई नहीं देगी। चिराग पासवान आज मंत्री बन गए हैं, लेकिन चिराग पासवान अभी उस स्थिति में और दलित समाज के बीच वो स्वीकार्यता हासिल करने में नाकाम रहे हैं जो चंद्रशेखर रावण ने हासिल की है। आकाश आनंद के साथ भी कमोबेश यही स्थिति है, लेकिन आकाश आनंद ने दलित मुद्दों को उठाया है, मजबूती से उठाया है। दलित विमर्श को एक नए नजरिए से, एक पढ़े लिखे नौजवान के नजरिए से देखने की कोशिश की है, जो देखने की कोशिश, जिस नजरिए को सामने लाने की कोशिश कभी चिराग पासवान ने नहीं की, आकाश आनंद ने जरूर की है। लेकिन आकाश आनंद के ऊपर चंद्रशेखर रावण को जो एडवांटेज है वो यही है कि संघर्ष की बुनियाद पर पसीना बहाकर जो मुकाम चंद्रशेखर रावण ने हासिल किया है, उस मुकाम के पीछे और उस तरह के संघर्ष के पीछे भारत जैसे राष्ट्र में और किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में जनता के, उस समाज के सेक्शन के खड़े होने का एक सहज विकल्प उपलब्ध रहता है, जिस विकल्प का नेचुरल एडवांटेज, प्राकृतिक लाभांश, प्राकृतिक तौर पर मिलने वाला लाभांश चंद्रशेखर रावण के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। आज क्या कांग्रेस, क्या भाजपा दलित नेताओं के नाम पर प्रतीकात्मक तौर पे चेहरे दिखाई दे देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे को 80 बसंत देखने के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन आज तक किसी पार्टी ने इस देश को दलित प्रधानमंत्री नहीं दिया। दलित वर्ग से कभी इस देश को प्रधानमंत्री नहीं मिल पाया। कांसी राम ने जरूर देश के सबसे बड़े सूबे में मायावती को मुख्यमंत्री बनाकर एक बड़े चेहरे के तौर पर स्थापित किया, लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अलावा कई दूसरे राज्यों में बड़ा प्रभाव रखती थी, बिहार जैसे राज्य में 5-5 एमएलए उसके जीत के आते थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यानी अविभाजित मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन सब, दिल्ली, इन सब राज्यों में बसपा का जो प्रभाव हुआ करता था वो प्रभाव आज दिखाई नहीं देता। वो धीरे धीरे समय समय वो प्रभाव घटता चला गया। मायावती उत्तर प्रदेश में पीक पर पहुंचती चली गई, अकेले दम बहुमत तक पहुंचती चली गई। दूसरी तरफ उसी दौर में बहुजन समाज पार्टी दूसरे राज्यों में असर खोती चली गई, और उसी दौर में दूसरे राज्यों में जो बहुजन समाज पार्टी असर खोती चली गई, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर लाभार्थी चेतना की बुनियाद खड़ी होती चली गई, जिसकी पहली झलक रमन सिंह के चावल वाले बाबा वाली छवि में आपको दिखाई देगी। दिग्विजय सिंह ने जो दूसरी सत्ता उत्तर प्रदेश में हासिल की 1998 में, या उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो लगातार सत्ता हासिल की, उसके पीछे कहीं ना कहीं दलित विमर्श का एक लाभार्थी वोट बैंक में तब्दील हो जाना बड़ा मुद्दा रहा। उत्तर प्रदेश में ये नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में जब लाभार्थी वोट बैंक में दलित समाज में एक तब्दीली दिखने लगी तो 2014 का साल तब तक आ गया था, लेकिन 2024 आते आते दलित समाज वापस मुद्दे पर चला गया। लेकिन मुद्दे पर जो सियासत जा चुकी है उसके लिए चेहरे की जरूरत होती है। अवधेश प्रसाद एक चेहरा है समाजवादी पार्टी के पास, कोई इनकार नहीं कर सकता, और उनकी उपलब्धियों पर निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को गर्व होना चाहिए। लेकिन पैन उत्तर प्रदेश या पूरे देश की बात करें, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिग्नेश मेवानी उभरे। आजकल उतनी चर्चा में नहीं है, लेकिन उभरे जरूर। उनकी बातें, तर्कशील बातें लोगों तक पहुंचती जरूर है। और मुझे याद है कि 2019 में जब सीपीआई से कन्हैया कुमार बेगूसराय में चुनाव लड़ रहे थे, जिग्नेश मेवानी ने उनके लिए दिन रात काम किया था। एक बुनियाद, एक बिसात बिछी, एक बुनियाद तैयार हुई जिग्नेश मेवानी के लिए, लेकिन वो प्लेटफॉर्म उन्हें नहीं मिला। लेकिन प्लेटफॉर्म की जरूरत जिस नेता को थी, लंबे वक्त से थी, आक्रामक राजनीति करने वाले नेता है। और ध्यान रखिए, समाज के दूसरे वर्गों के लिए कभी वैमनस्य लेकर नहीं चलते। चंद्रशेखर आजाद रावण इस देश के तमाम दलित नेताओं पर वो भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं।
ये ऐसे मोड़ पर आकर चंद्रशेखर आजाद रावण खड़े हैं जहां से एक झटके में उनकी सियासत बहुत आगे जा सकती है और एक झटके में उनकी सियासत बहुत पीछे आ सकती है। जनता ने बिना किसी बड़ी पार्टी के सपोर्ट के एक तरह से निर्दलीय कैंडिडेट की तरह वो अपनी पार्टी के टिकट पर अपने बूते नगीना से लोकसभा जीत कर पहुंचे हैं। और जब वो अपने बूते जीत कर पहुंचे हैं तो स्वाभाविक है कि दलित मुस्लिम सियासत की बुनियाद तैयार हुई है। चिराग पासवान ने गलती क्या की और इसकी चर्चा, चिराग पासवान की गलती की चर्चा चंद्रशेखर आजाद रावण के लिए क्यों जरूरी हो जाती है, उसमें आकाश आनंद को भी हम चर्चा में लाएंगे। लेकिन जरूरी इसलिए हो जाती है कि चिराग पासवान 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, टारगेटेड तरीके से जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ लड़ रहे थे और नरेंद्र मोदी का हनुमान खुद को बताते हुए वो चुनाव लड़ रहे थे कि वो नरेंद्र मोदी के हनुमान वो बता रहे थे खुद को, और तब चुनाव लड़ रहे थे। अल्पसंख्यक मतदाताओं के मन में चिराग पासवान की जो छवि बैठ गई, उससे चिराग पासवान के लिए अब निकलना शायद मुमकिन ना हो पाए। यानी संघ परिवार की राजनीति के साथ गठबंधन करना अलग बात है और उस एफिलिएशन में आगे बढ़कर अपना चेहरा दूसरे से, ओरिजिनल भाजपाइयों से ज्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश अलग बात है। गठबंधन कर लिया तभी अल्पसंख्यकों का एतबार कम हो जाता है। मायावती के साथ भी यही हुआ था, 3 बार भाजपा के साथ सरकार बनाई, पूर्ण बहुमत की भी सरकार बनी, तब भी अल्पसंख्यक मतदाताओं का एक तबका ही जुड़ा था पूरी तरह से। मुल्ला मुलायम जो कहा जाता था मुलायम सिंह यादव को, उनकी धर्मनिरपेक्षता पर जो कुछ लोग इस तरह की शब्दावली के साथ तंज कसते हुए नजर आते थे, वो मुलायम सिंह की छवि को भी भारत के संविधान और धर्मनिरपेक्ष तहजीब के लिए गंगा जमुनी तहजीब के साथ जो उन्हें जोड़कर दिखाने वाली छवि थी, उसे और पुष्ट करती थी। उस तरह की छवि मायावती की बन नहीं पाई। और सबसे बड़ी दिक्कत बसपा के बुरे दिनों में यही हुई जो सपा के साथ नहीं हुई, क्योंकि सपा हमेशा धर्मनिरपेक्षता के साथ खड़ी रही, राष्ट्रीय जनता दल हमेशा खड़ा रहा। चिराग पासवान की बात कर रहे थे, वहां दिक्कतें हुई क्योंकि उन्होंने एक तरह से समाज के एक बड़े वर्ग की सहानुभूति जो उन्हें अगली जमात के नेताओं में सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से मिल सकती थी, वहां उन्होंने उस छवि के साथ न्याय नहीं किया। दूसरी, आकाश आनंद की बात करें, आकाश आनंद के साथ भी वही हुआ कि बहुजन समाज पार्टी कई बार भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो चुकी है। इस वजह से बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व को लेकर दलित समाज का एक तबका तो आकाश आनंद के पीछे आ सकता है, लेकिन चुनाव में जीत की संभावना, पार्लियामेंट और विधानसभा में, संसद और विधानसभाओं में नंबर बढ़ाने की संभावना समाज के दूसरे वर्गों को जोड़े बिना आती नहीं है। जब तक भाजपा या कांग्रेस ताकतवर है, समाज के उस तबके का समर्थन तो अब हासिल करना मुश्किल है जिसके बारे में कभी मायावती ने नारा लगाया था, बसपा ने, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। ये सब दौर तो बीत चुका। जिस तबके के समर्थन की बात थी वो उसी के साथ जा रहा है जिसकी धर्मनिरपेक्षता असंदिग्ध हो। आज संसद के अंदर इंडिया गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद रावण रहे या न रहे, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ अगर वो खड़े रहे, जो अब से दिखाई दे रहा है कि मुद्दों के आधार पर उनकी सहमति या असहमति जो भी हो, सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चाहे वो वॉकआउट करके अप्रत्यक्ष तरीके से समर्थन देने का मामला हो या खुल के समर्थन देने का मामला हो, इन दोनों तरीके से वो दूर रहे और खुलेआम विपक्ष के साथ सुर में सुर मिलाते रहे, तो तय मानिए कि जो बुनियाद तैयार हुई है और जो संघर्ष का मादा चंद्रशेखर आजाद रावण में है, उस संघर्ष का मादा देश के दूसरे दलित नेताओं में शायद नहीं है, उभरते हुए दलित नेताओं में नहीं है। भविष्य उनका है। चिराग पासवान सुविधा की राजनीति करेंगे, आकाश आनंद सुविधा की राजनीति करेंगे या नहीं करेंगे कोई नहीं जानता, लेकिन एक बार बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें मेन स्ट्रीम में लाकर और फिर हटाकर एक चाहे अनचाहे चाहे अनचाहे आकाश आनंद जैसे पॉलिटिकल फ्यूचर, एक ब्राइट पॉलिटिकल फ्यूचर, एक चमकीले राजनीतिक करियर के सामने खुद ब खुद एक सवाल जरूर खड़ा करवा दिया है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगवा दिया है। वो प्रश्नवाचक चिन्ह चंद्रशेखर आजाद रावण के पास नहीं है। समाज का सबसे पिछड़ा तबका, सामाजिक तौर पर भी पिछड़ा हुआ है, शैक्षणिक तौर पर भी काफी पिछड़ा हुआ है, हर तरीके से पिछड़ा, और आर्थिक तौर पर तो पिछड़ा हुआ है ही। यानी सोशल, एकेडमिक एंड पॉलिटिकल, 3 तरीके से पिछड़ा हुआ है। 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 3 तरी
इकोनॉमिक, तीनों तरीके से, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक तीनों तरीके से जो पिछड़ा हुआ समाज है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के साथ साथ उसे सम्मान के लिए जिस तरह का संघर्ष करना पड़ता है, उस संघर्ष के साथ जो नेता खड़ा दिखाई दे रहा है। फिलहाल तो चंद्रशेखर आजाद रावण दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं दलित समाज के भीतर वो कांसीराम जैसा जज्बा पैदा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। देश और खासकर उत्तर प्रदेश चंद्रशेखर आजाद रावण में एक कांसीराम की छवि तो देखता है, लेकिन संसदीय जीवन की शुरुआत हो जाने के बाद क्या संघर्ष का मादा कम हो जाता है, सुविधा की राजनीति बढ़ जाती है, या मादा और बढ़ जाता है? इसी के ऊपर चंद्रशेखर आजाद रावण की सफलता और असफलता तय होने वाली है। चिराग पासवान के लिए सफलता का पैमाना मंत्री पद हो सकता है, लुटियंस दिल्ली का बंगला हो सकता है। आकाश आनंद के लिए सफलता का पैमाना उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पद हो सकता है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण के लिए सफलता का पैमाना इन दोनों से कहीं बड़ा है। और देखना है उस पैमाने पर खड़े होने के लिए वो तैयार है कि नहीं है, उस पर खड़े उतरने के लिए तैयार है या नहीं है। क्योंकि जब तक वो उस पर खड़े नहीं उतरेंगे, मुख्यमंत्री और दूसरे बड़े पद समझौते की राजनीति के तहत भले ही मिल जाए, लेकिन वो सम्मान और वो लेवल उन्हें नहीं हासिल हो पाएगा जो अब तक चंद्रशेखर आजाद रावण को हासिल होता रहा है। उम्मीद है कि वही तेवर वो आगे भी बनाए रखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।